हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 19 जुलाई 2023 के शिफ्ट थर्ड के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी एज ए रिवीजन के तौर पर। जो है आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको 25 और 35 के बीच तृतीय अनुपाति कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर तृतीय अनुपाति का फॉर्मूला होता है b² यानी कि 35 इंटू में 35 और डिवाइडेड बाई 25। अब 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5 यानी कि ये कटेगा 7 आएगा और ये कटेगा 7 आएगा। तो 7 7 49 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है कि दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। तो AB बराबर 4 सेंटीमीटर और PQ बराबर 6 सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बना लेते हैं ABC और PQR। तो ये आपका एक त्रिभुज ABC हो जाएगा और दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा PQR। तो यहाँ पर इनका नाम भी हम लिख देते हैं। ये त्रिभुज AB और C हो गया और ये PQ और R हो गया। अब ये त्रिभुज दोनों हमें समरूप दे रखे हैं और इनकी भुजाएं जो है हमें दे रखे हैं। यहाँ पर AB बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पर PQ बराबर 6 सेंटीमीटर और QR बराबर 9 सेंटीमीटर और ये PR 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब हम यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करेंगे इनकी संगत भुजाओं का। अगर रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 3 बार, यानी कि 2:3 जो है यहाँ पर भुजाओं का अनुपात आ रहा है। तो यहाँ पर ये वाली भुजा का अनुपात क्या होगा 2 और इस वाले भुजा का अनुपात ये 2:3 होगा, यानी कि BC का अनुपात QR के साथ 2:3 होगा। अब 3 की वैल्यू यहाँ पर 9 दिए गए है यानी कि 3 गुना। तो ये 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपके पास 3 यहाँ पर होगा 2:3। तो इस 3 की वैल्यू यहाँ पर 12 दी गई है यानी कि 4 गुना दे रखी है। तो ये 2 का 4 गुना यानी कि 8 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका परिमाप कैलकुलेट करना है। तो ये वाला इस वाले त्रिभुज का यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर भुजा, ये 8 सेंटीमीटर ये और 6 सेंटीमीटर ये, यानी कि इसका परिमाप हो जाएगा 4 + का 6 + का 8 बराबर 18 सेंटीमीटर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर इसको सोल्व करके बताना है। तो ये 350 का 65%, तो ये 350 का 65% कैलकुलेट करेंगे और प्लस ये माइनस का आ जाएगा ये 250 का यहाँ पर x मान लीजिए x% कैलकुलेट करेंगे और प्लस के अंदर ये 120 का 40% कैलकुलेट करेंगे। तो ये बराबर 158 के दे रखा है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1 0 से ये 1 0 काट दीजिए, ये 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब यहाँ पर ये 2 0 हैं बस, बट आपको 1 0 से 1 0 ही काटना है, ठीक है। कटने के लिए दोनों 0 भी यहाँ से कट सकते हैं, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी बाद में। तो ये 5 से कटेगा ये 7 आएगा, ये 5 से कटेगा 2 आएगा, ये 5 से कटेगा 5 आएगा और ये 5 से कटेगा 2 आएगा, ये 5 से कटेगा ये 24 आएगा और ये 5 से कटेगा ये 2 आएगा। 2 बटे में LCM आएगा, इधर लाकर ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 158 था यहाँ पर, ये आपके पास 158 था बराबर में। तो ये 2 गुना हो जाएगा 158, यानी कि ये बराबर हो जाएगा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ये 7 से इसको गुणा कर दीजिए। 7 × 35 का 5 हासिल 3 7 × 42 3 45, ये 455 माइनस के अंदर ये 5x आएगा और ये प्लस का 24 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 96 आएगा। 2400 के 96 होता है और ये बराबर आ जाएगा इसका 2 गुना, यानी कि ये 316 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 96 इधर लाकर घटाएंगे तो ये यहाँ पर बचेगा 220 और 220 इधर लाकर 455 में से घटाएंगे तो ये यहाँ पर 235 बचेगा और ये 5x इधर आ जाएगा, यानी कि 5x बराबर ये 235। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 500 के 20 और 7 × 35 यानी कि 47 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक गेंद का 9 पाई वर्ग इकाई का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए गेंद का व्यास कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताया गया। तो ये 4 पाई r² होता है गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि आपको 9 पाई दे रखा है। तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये पाई से पाई कट जाएगा। r² बराबर 9/4, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर अगर हटाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2। 3/2। तो यहाँ पर व्यास आपको कैलकुलेट करना था। तो व्यास यहाँ पर त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि ये हो जाएगा 2 × में 3/2, यानी कि बराबर 3 इकाई जो है वो आपके पास आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपको गलत दे रखे हैं। इसकी त्रिज्या आपकी 1.5 हो जाएगी। व्यास अगर पूछा गया है तो वो आपका 3 इकाई होना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपको दे रखा है 2 व्यक्ति वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 20 मीटर/सेकंड और 30 मीटर/सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है तो ज्ञात कीजिए कि वे एक दूसरे के कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे, एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे, ये कैलकुलेट करना। तो पिछले शिफ्ट के अंदर सेम क्वेश्चन को सोल्व किया था तो वैसे ही ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 100 बटे करेंगे 20, यानी कि ये समय आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 5 सेकंड का। इसके अलावा 100/30 करेंगे तो ये
दूसरे व्यक्ति का समय आ जाएगा ये 100/30 यानी कि ये आपके पास 10/3 सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल में हम करेंगे नहीं, अभी तक हमने डिटेल के अंदर वीडियो का सॉल्यूशन किया था। अगर आप डिटेल के अंदर वीडियो का सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में ही अब सॉल्यूशंस को रखा जाएगा। अगर आप यहाँ पर कमेंट करते हैं कि आपको फुल डिटेल वाली वीडियो चाहिए, तभी जो है वीडियोज़ फुल डिटेल्स के साथ बनाए जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पर देखिए ये आपके पास आ गया है यहाँ पर 5 सेकंड और 10/3। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों समय का एलसीएम लेंगे 5 और 10/3 का, तो यहाँ पर ये बटे में 1 लगा सकते हैं, यानी कि हर का एलसीएम 1 आएगा, ऊपर अंश का एलसीएम 10 सेकंड आ जाएगा। अब ये 10 सेकंड जो समय आया है इनकी लास्ट मीटिंग का समय है, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, यानी कि ये इनकी लास्ट मीटिंग होगी, लास्ट मीटिंग। इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी फर्स्ट मीटिंग का समय भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 20 + 30 यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, 50 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर अगर हम टाइम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 100/50 यानी कि बराबर 2 सेकंड आएगा, 2 सेकंड समय। अब ये 2 सेकंड समय जो आया है इनकी फर्स्ट मीटिंग का समय आया, ये इनकी फर्स्ट मीटिंग का समय है, फर्स्ट मीटिंग का। अब यहाँ पर देखिए 10 सेकंड में इनकी लास्ट मीटिंग हो रही है और 2 सेकंड में इनकी फर्स्ट मीटिंग हो रही है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 10 के अंदर 2 का भाग दे देंगे, यानी कि 5 सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8 सही 3/4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 78,000 का ऋण लिया और इसे 18 जून 2012 को वापस चुका दिया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो है ये 24 जनवरी को जो है ये राशि ली गई थी, यानी कि 24 जनवरी को ये राशि यहाँ पर उधार ली गई थी 78,000 की। तो यहाँ पर ये जनवरी के अंदर जो है 31 जनवरी होती है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कितने दिन का गैप हो जाएगा, यानी कि 7 दिन का गैप जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि 7 दिन ये जनवरी के हो जाएंगे। और इसके अलावा बाद में आती है फरवरी, तो फरवरी यहाँ पर देखिए ये लीप ईयर है कि नहीं, यहाँ पर ये लीप ईयर नहीं है, यानी कि ये आपके पास यहाँ पर 29 डेज यहाँ पर हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बात करें मार्च की, तो यहाँ पर मार्च 31 दिन का होता है। इसके अलावा अप्रैल की बात करें तो यहाँ पर अप्रैल जो है वो 30 दिन का होता है। और अगर बात करें मई की, तो मई जो है वो यहाँ पर 31 दिन का हो जाएगा। और बात करें जून की, तो जून जो है यहाँ पर ये जून है, ठीक है। यहाँ पर ये जून 18 जून तक ये ऋण लिया गया था, यानी कि 18 दिन ये हो जाएंगे। इन सभी का टोटल कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 9 1 10 और 9 यहाँ पर 19 और 7 26 का 6 हासिल आएगी 2 और ये 4 3 का 12 और 2 हो जाएगा 14, यानी कि 146 डेज ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 78,000 की राशि थी, ठीक है। 78,000 की राशि थी। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये 832 और 3 35/4 हो जाएगा, यानी कि 35 इंटू में आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 35/4 इंटू में यहाँ पर ये 146 दिन के लिए गया था यहाँ पर। तो 146 दिन को अगर ईयर में कन्वर्ट करें, यानी कि एक साल के अंदर 365 होते हैं, तो 365 दिन का यहाँ पर भाग लगाएंगे और ये बटे के अंदर आएगा यहाँ पर 100। अब यहाँ पर ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे और इसके अलावा यहाँ पर ये 4 से कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको, तो ये 4 से कटेगा, ये 4 एकम 4, ये 4 एकम 4 और 9 के 36 और 500 के 20 195 में आ जाएगा। और यहाँ पर ये 35 से ये यहाँ पर 5 से कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 7 5 35 और ये 7 5 35 और ये यहाँ पर 5 3 का 15, ये 2 बार कट जाएगा 146। तो यहाँ पर 7 दूनी का 14 आएगा, ऊपर 14 5 70 का 0 आएगा और हासिल आएगी 7 और 14 नम्मा 126 और 7 133 हासिल आएगी 13 और 14 और 13 यहाँ पर आ जाएगा 27, यानी कि 2730 यहाँ पर ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। आपको अमाउंट कैलकुलेट करना था, तो अमाउंट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट और प्लस के अंदर प्रिंसिपल होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपने 2700 कैलकुलेट किया और प्रिंसिपल आपका 78,000 था, ऐड करेंगे तो ये 80,730 हो जाएगा। 80,730 के आसपास जो है ऑप्शन आपका ये है, ठीक है। तो ये लगभग में आएगा आपका आंसर, एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग में ये आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं और 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं।
यदि सभी पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करें तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर ये 10 महिलाएं हैं और ये 10 वुमेन हो गई, और प्लस के अंदर ये 6 दिन तक काम करते हैं, और ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये टोटल वर्क यानी कि 6 मेल कैंडिडेट और 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो यहाँ पर ये टोटल वर्क बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 से 6 कट जाएगा, 5 से कटेगा 2 बार, यानी कि वुमेन और मैन की यहाँ पर क्षमताओं का अनुपात जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1:2। तो यहाँ पर 1:2 मैन वुमेन और मैन की क्षमताओं का रेशियो आ चुका है। तो यहाँ पर टोटल वर्क अगर कैलकुलेट करेंगे तो किसी भी साइड आप यहाँ पर मैन और वुमेन की क्षमताएं रख सकते हैं, तो ये टोटल वर्क यहाँ पर आ जाएगा 60 यूनिट का। तो यहाँ पर जो है पूछा गया कि अगर वे सभी मिलकर एक साथ काम करते हैं, यानी कि 60 यूनिट का काम है, अगर ये सभी 10 यानी कि 10 वुमेन, यहाँ पर 10 महिलाएं थी, 10 महिलाएं थी, और एक महिला की क्षमता 1 यूनिट, प्लस के अंदर 6 पुरुष थे और एक पुरुष की क्षमता 2 यूनिट थी। तो ये ऐड करेंगे तो ये 60/22 होगा, यानी कि ये कटेगा 2 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 30/11, यानी कि 11×3 = 33। ये यहाँ पर 11 दूनी 22, यानी कि 2 बार जाएगा, और 11 दूनी 22 और 8 ये 30 हो जाएगा। ठीक है, 30/11। तो ये ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माँ ने अपने पुत्र से कहा 7 साल पहले, यानी कि मदर ने उसके डॉटर से कहा 7 साल पहले। तो 7 साल पहले मदर की आयु, यहाँ पर 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुना थी। तो 7 पहले जो है यहाँ पर इस डॉटर की आयु भी 7 साल कम रही होगी, और इसका यहाँ पर 7 गुना थी यहाँ पर मदर की आयु। ये 7 साल पहले का डाटा आ गया आपके पास, और अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुना हो जाएगी, यानी कि मदर की आयु, ये वर्तमान आयु है, ठीक है, मदर की, और ये 3 वर्ष बाद m+3 होगी, और यहाँ पर ये डॉटर की आयु जो है यहाँ पर, तो ये डॉटर की आयु यहाँ पर ये 3 साल बाद 3 से ज़्यादा हो जाएगी, और ये 3 गुनी हो जाएगी इसका भी। तो इन दोनों को सरल करेंगे तो यहाँ पर 2 इक्वेशन आपके पास प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि m-7 और ये बराबर आ जाएगा 7d, और ये -7 49 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर m-7d आएगा, और ये बराबर -7 इधर चला जाएगा जो कि +7 हो जाएगा, यानी कि -42 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये m-3d आएगा, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये m-3d आएगा, m-3d, और ये बराबर आ जाएगा यहाँ पर m-3d, और ये +3 इधर आएगा, तो ये 9 में से माइनस होगा 3, तो यहाँ पर ये 6 बचेगा। अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये m से m कट जाएगा, और ये 7 और -4d बचेगा, -4d बचेगा, और ये बराबर हो जाएगा -48। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 का अगर भाग देंगे तो ये 12×4 = 48, यानी कि डॉटर की आयु जो है वो 12 वर्ष आ चुकी है। तो यहाँ पर डॉटर की आयु बाद वाली दे रखी है यहाँ पर 12 वर्ष, जो कि एक ही ऑप्शन में है, तो सेकंड आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं। अगर सेकंड भी आप कैलकुलेट करना चाहें तो किसी भी इक्वेशन में जो है यहाँ पर डी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, एम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसका मान आपको बताना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का यहाँ पर दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए इस समीकरण के अंदर। तो यहाँ पर ये x -7 आ जाएगा, प्लस का 1/x आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। दोनों पक्षों में डिवाइड कर दिया तो x + 1/x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 7 आ जाएगी। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो ये हो जाएगा आपके पास x - 1/x इंटू में x + 1/x। तो यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू तो कैलकुलेट कर रखी है, x - 1/x की वैल्यू क्या हमें ज़रूरी पड़ेगी यहाँ पर, तो ये x - 1/x हो जाएगा बराबर √ के अंदर 7 का स्क्वायर -4, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 - 4, यानी कि √45 बोले तो यहाँ पर ये 3 √5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये x - 1/x की 3 √5 हो जाएगी, और इंटू में x + 1/x की वैल्यू 7 × 21 √5 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बट यहाँ पर ये माइनस में आएगा या फिर प्लस में, ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पर ये चेक कर लीजिए, यहाँ पर x जो है वो 0 से तो बड़ा है, 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है। तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा आप कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हैं, यानी कि 0.5 इनके बीच की वैल्यू रख ली हमने। यहाँ पर अगर रखेंगे 0.5 तो 0.5 माइनस का 1/0.5 यानी कि 2 होगा। तो 0.5 में से -2 करेंगे तो ये वैल्यू जो है नेगेटिव में आएगी, तो ये माइनस का 21 √5 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RS को कुछ धनराशि उधार देता है जिस पर SR को 17,000 रुपये वापिस करता है। अब यहाँ पर इसको ध्यान से समझिएगा, R जो है वो S को कुछ धनराशि उधार देता है, ठीक है। इसके बाद SR को 17,000 रुपये अधिक वापस करता है और ST को उतनी ही धनराशि उधार देता है। अब यहाँ पर इससे जितनी राशि उधार ली थी उतनी ही राशि इसने T को पकड़ा दी। अब यहाँ पर धनराशि उधार देता है T को, जिस पर T S को 8.5% अधिक भुगतान करता है, यानी कि ये T जो है ये S को
टी जो है ये एस को 8.5% अधिक भुगतान करता है, और इस कारण से जो एस है, एस द्वारा उधार ली जाने वाली वह न्यूनतम धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए जिससे उसे उस लेन देन में कोई हानि ना हो। तो यहाँ पर जो है एस को यहाँ पर जितना अधिक प्राप्त हुआ होगा उतना अधिक जो है इसने आर को पकड़ा दिया होगा, यानी कि इसने आर को कितना अधिक पकड़ाया था, ये 17,000 रुपये अधिक पकड़ाया था। तो यहाँ पर 85% 8.5% की वैल्यू जो है 8.5% की वैल्यू वो आपके पास हो जाएगी यहाँ पर 17,000। 8.5% की वैल्यू 17,000, तो 100% की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 100 इंटू में 17,000 बटे में 8.5 आएगा। तो यहाँ पर ये 8.5 का पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर 0 चला जाएगा, और यहाँ पर ये कट जाएगा 17, ये 17 से कटेगा, ये ऊपर और नीचे से 17 से कटेगा, तो यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा 10,000 और बटे में आ जाएगा 17 पंजे 85, 5 से ये कटेगा 20 बार, यानी कि 2 लाख जो है वो आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा, 2 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी न्यून कोण थीटा के लिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो साइन थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अब कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन थीटा रख सकते हैं, और ये प्लस के अंदर कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा जो कि वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी 1, तो 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग यहाँ पर 98, दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ पर 28 है, तो दोनों संख्याओं में से एक संख्या आपको ज्ञात करके बतानी है। तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो इन दोनों का योग कर लीजिए, यहाँ पर ये 98 प्लस का 28 करेंगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 126 आ जाएगा। 126 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, 126 का आधा करेंगे बट्टे 2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 दूनी का 12, 3 दूनी का 6, यानी कि 63 आपका ऑप्शन में नहीं है, यानी कि दूसरी संख्या हो सकती है। तो दूसरी संख्या कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास 98 माइनस का 28 करेंगे, यानी कि 70 आ जाएगा। 70 का आप आधा करेंगे तो यहाँ पर ये 35 आएगा, 70 का आधा करेंगे तो ये 35 आएगा। 35 जो है वो आपका ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में मोबाइल सिम कार्ड की संख्या बार आरेख में दी गई, आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न उत्तर दें। दिल्ली में BSNL सिम कार्ड और एयरटेल सिम कार्ड की बिक्री का अनुपात आपको कैलकुलेट करना है। तो दिल्ली का यहाँ पर देखिए, ये दिल्ली का है, और यहाँ पर एयरटेल का देखना है, यानी कि BSNL का देखना है पहले। तो BSNL का जो है वो आपका दे रखा है यहाँ पर ये ऑरेंज कलर वाला, तो ऑरेंज कलर वाला यहाँ पर 10 दे रखा है, तो ये 10 हो जाएगा। और इसके अलावा एयरटेल का देखना है तो एयरटेल का ये ग्रे वाला कलर दे रखा है, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर ये 20, यानी कि 10:20 आपके पास 1:2 आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिता माता और पुत्री के वेतन का अनुपात आपको ये दे रखा है। यदि इसमें क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का अनुपात कैलकुलेट करना है। तो 2 में यहाँ पर 15% की वृद्धि, यानी कि 115/100 कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर 3 में जो है 10% की वृद्धि, यानी कि 110% कैलकुलेट करेंगे, और इसके अलावा 5 में जो है यहाँ पर 20% की वृद्धि, यानी कि 120% कैलकुलेट करेंगे। तो ये बट्टे में 100 जो है सभी जगह से कट जाएगा, ये 100 सभी जगह से कट जाएगा। इसके अलावा जो है इसके अलावा ये 5 से कटेगा, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा 23, और यहाँ पर ये 5 से कटेगा यानी कि 22 आ जाएगा, और ये 5 से कटेगा 24 आ जाएगा। अब 2 से भी ये कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 2 ये कट जाएगा, और ये यहाँ पर 11 आ जाएगा, और ये यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 23 रेशियो यहाँ पर 33 आ जाएगा, यहाँ पर 12 पंजे 60, ये रेशियो आपका ऑप्शन नंबर 4th के अंदर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये 4th ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में ये AB का रेशियो DE के साथ और बराबर है BC का रेशियो FD के साथ, तो वे कब समरूप होंगे, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ये एक आपके पास ट्रायंगल है। इसके अलावा बात करें दूसरे ट्रायंगल की, तो यहाँ पर ये दूसरा ट्रायंगल DEF भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास दूसरा ट्रायंगल है DEF। तो यहाँ पर इनकी भुजाओं का रेशियो आपको दे रखा है। मान लीजिए इसकी भुजा ये ABC ट्रायंगल है हमारे पास, और ये दूसरा ट्रायंगल जो है ये हमारे पास DEF का ट्रायंगल है। अब यहाँ पर इनकी भुजाओं का रेशियो आपको दे रखा है, यानी कि AB का रेशियो DE के साथ दे रखा है। तो यहाँ पर AB भुजा को देखिए, यहाँ पर ये वाली जो है AB भुजा आपको दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर ये AB भुजा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये वाली भुजा जो है यहाँ पर DE भुजा के इस दोनों भुजाओं का अनुपात कैलकुलेट किया गया, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर दूसरी भुजा देखिए, यहाँ पर ये वाली भुजा BC का रेशियो,
BC का रेशियो जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और BC का रेशियो FD के साथ, BC का रेशियो जो है वो FD के साथ, यानी कि इन दोनों भुजाओं का रेशियो जो है वो बराबर है। तो आपको बताना है कि वे दोनों त्रिभुज कब समरूप होंगे। अब आपने एक यहाँ पर थ्योरम पढ़ रखी होगी, SAS सिमिलरिटी थ्योरम, यानी कि SAS समरूपता कसौटी से, SAS समरूपता कसौटी से जो है यहाँ पर जिन दो भुजाओं का रेशियो बराबर है, जिन दो भुजाओं का रेशियो, संगत भुजाओं का रेशियो बराबर है, उनके बीच का संगत कोण भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि कोण B जो है वो कोण D के बराबर होना चाहिए। तो ये कोण B जो है कोण D के बराबर होगा, तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप होंगे, ये हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। 8 पुरुषों द्वारा किसी कार्य को 10 दिन में पूरा किया जाता है, 10 महिलाओं द्वारा उसी कार्य को 12 दिन में पूरा किया जाता है। तो यहाँ पर 8 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं और 10 महिलाएं जो हैं उसी कार्य को, एक मिनट, ये पुरुष हैं, ठीक है, यहाँ पर ये मेल कैंडिडेट्स हैं, 8 मेल कैंडिडेट्स जो है किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 10 महिलाएं जो हैं यानी कि 10 वुमेन जो है उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये टोटल वर्क होने के कारण आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पर अगर आप मेन और वुमेन का अगर रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर से आ जाएगा मेन का वुमेन के साथ रेशियो जो है वो आपके पास आ जाएगा 12/8, यानी कि 3/2 जो है वो आपके पास मेन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ से अगर टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे तो किसी साइड जो है आप यहाँ पर मेन और वुमेन की क्षमताएं रख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर वुमेन की क्षमता 2 यूनिट रखेंगे तो ये यहाँ पर ये 12 दूनी का 24, यानी कि 240 यूनिट का टोटल वर्क आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 240 यूनिट का टोटल वर्क 4 महिलाएं और 4 पुरुष द्वारा किया जाता है, यानी कि ये 4 दूनी का 8 हो जाएगा और 4 त्रिका 12 हो जाएगा, यानी कि 8 और 12, ये 4 दूनी का 8 और 4 त्रिका 12, 8 और 12 20 यूनिट, यानी कि 20 का अगर हम भाग करेंगे तो ये आपके पास 12 आंसर आ जाएगा, यानी कि 12 दिन उनको इस कार्य को पूरा करने में लगेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करने वाले दो वृत्तों पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या आप कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इसके अलावा जो है आपके पास एक और सर्कल है, एक मिनट, मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कल है और ऐसा ही एक सर्कल और है आपके पास। अब ये दोनों जो है बाह्य रूप से एक दूसरे को टच करते हैं, तो आपको बताना कि यहाँ पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। तो अगर मैं यहाँ से खींचूँ एक रेखा तो ये एक स्पर्श रेखा यहाँ से ये हो गई, इसके अलावा जो है एक स्पर्श रेखा जो है यहाँ से ये हो जाती है, इसके अलावा यहाँ से एक स्पर्श रेखा यहाँ से ये हो जाती है। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्याओं की बात करें तो टोटल जो है यहाँ पर 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर बात करें अगर ये दोनों स्पर्श ना करते तो इस तरह से आड़ी स्पर्श रेखाएं और खींची जा सकती थी, यानी कि उस समय जो है यहाँ पर 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्याएं हो जाती। यहाँ पर आपको बताना कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से संख्या विभाज्य कौन सी होगी, यहाँ पर देखिए ये 9, यानी कि अल्टरनेटिव यहाँ पर नंबर का योग करेंगे, ये 9 9 आपके पास 18 हो जाएगा और 18 4 22, 18 4 22, तो 22 और ये 0 22 हो जाएगा, यानी कि 22 में से माइनस करेंगे, ये 5 2 7 और 7 5 कितना हो जाएगा, ये 5 2 7 और 7 5 हो जाएगा यहाँ पर 12, यानी कि 22 में से 12 माइनस करेंगे तो ये बराबर 10 आएगा, जो कि डिविजिबल नहीं है। इसके बाद इस संख्या को चेक करते हैं तो यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा 9 9 18, 18 3 हो जाएगा 21, 18 3 21 और 0 21, यानी कि 21 में से माइनस करेंगे ये 5 2 7 और 7 3 10, यानी कि 21 में से माइनस करेंगे 10 तो ये बराबर 11 आ जाएगा, जो कि डिविजिबल है 11 से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सुसान ने 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर सकती है, ठीक है, 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर सकती है। मेरी 12 मिनट में 6 पेज टाइप कर सकती है। एक साथ काम करते हुए 32 मिनट में कितने पेज टाइप करेंगे। तो यहाँ पर 6 मिनट में 12 पेज टाइप करती है तो 1 मिनट में कितने पेज टाइप करेगी, यानी कि 12/6, यानी कि 2 पेज टाइप करेगा ये सुसान। और यहाँ पर मेरी की बात करें तो ये यहाँ पर 12 मिनट में 6 पेज, यानी कि 6/12, यानी कि 1/2 पेज 1 मिनट में ये टाइप करेगी। तो अगर बात करें ये दोनों एक साथ मिलकर, यानी कि 2 + का 1/2 और 32 मिनट में कितने पेज टाइप करेंगे, तो इंटू में 32 हो जाएगा, यानी कि 5/2, यानी कि 80 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 cot x = 5 है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि cot x = 5/2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर और नीचे अंश और हर में जो है sin x का डिवाइड करना है। तो अंश और हर में sin x का अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 cot x और ये माइनस का 1 और बट्टे में आ जाएगा 2 cot x प्लस का 1। तो यहाँ पर ऊपर अगर 5/2 रखेंगे तो 2 कट जाएगा, यानी कि 5 - का 1 4, और यहाँ पर बट्टे में 5/2 रखेंगे तो ये 5 + 6 तो 4/6, यानी कि 2/3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक गीजर का अंकित मूल्य आपको दे रखा है 9400 है और दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है। गीजर का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 4% की छूट यानी कि इसका 96% कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 9400 का 96% कैलकुलेट करेंगे तो ये 96/4% की छूट दे दी गई है, यानी कि अपने आप में 100% है। इससे 4% कम करेंगे तो ये 96% इसका कैलकुलेट करेंगे। 20 से ये 20 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 96 को 94 से मल्टीप्लाई कर कैसे करेंगे, ये यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। यहाँ पर 100 माइनस करेंगे 4, यानी कि ये 9400 माइनस करेंगे, 9400 माइनस करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 चौक 16 और हासिल आएगी आपके पास एक 9 चौक 36 एक 37 376 इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर बचेगा 4 और ये 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा और यहाँ पर ये 9 बचेगा, यानी कि 9024 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसका 4% करके 9400 में से माइनस करके कैलकुलेट कर सकते थे, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। बी यहाँ पर 150 रुपये में 8 रुपये प्रति पेन के मूल्य से 10 पेन खरीदता है, यानी कि 8 पेन का कितना मूल्य हो गया, ये 10 पेन का कितना मूल्य हो गया 8 रुपये प्रति पेन से, तो ये 80 रुपये यहाँ पर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर बात करें 5 रुपये प्रति रबड़ के मूल्य से 10 रबड़ खरीदता है, यानी कि यहाँ पर 10 रबड़ खरीदा 5, तो 50 रुपये यहाँ पर हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया 130 रुपये हो गया। अब यहाँ पर 150 में से 130 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, शेष यहाँ पर 20 रुपये बचेंगे, शेष यहाँ पर 20 रुपये बचेंगे। तो अब 20 रुपये में बताइए ये 4 रुपये प्रति के हिसाब से कितने कटर खरीद सकता है, यानी कि कटर की संख्या आपको बतानी है। तो ये कटर की संख्या आपके पास आ जाएगी 20 रुपये यहाँ पर टोटल बचे। 20 रुपये में एक कटर का मूल्य जो है यहाँ पर 4 रुपये, तो 4 का 20 में भाग दे दीजिए, यानी कि 5 कटर वो खरीद सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टोटल मूल्य 150 दे रखा था, तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पर प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 150 बटे में वस्तुओं की कुल संख्या। अब यहाँ पर देखिए 10 पेन ये हो गए, इसके अलावा यहाँ पर ये 10 रबड़ ये हो गए और 5 जो है यहाँ पर ये कटर हो गए। तो यहाँ पर इनका टोटल करेंगे तो 10 प्लस का 5 यानी कि 25 और ये 150 बटे 25 यानी कि 6 जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है ये बताना था। तो थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, फॉर्मूला अगर ये लिखना नहीं है यहाँ पर देखिए ये सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट कराएंगे तो ये 60 बटे 36 60 बटे ये 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22 बटे 7 इंटू में आर का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू में 7 आएगा। तो ये आपका 6 बार कट जाएगा यहाँ से और ये 7 बार कट जाएगा ये 7 से और यहाँ से ये 2 से कटेगा तो यानी कि ये 3 आएगा और ये 11 आ जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 11 सत्ते 77 बटे 3 77 बटे 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर धारा की दिशा में नाव की चाल स्थिर जल में नाव की चाल की 125% है। अब 125% की फ्रिक्शन वैल्यू अगर आपको बताया तो ये 5/4 हो जाएगी। यहाँ पर दे रखा है धारा की दिशा में नाव की चाल यानी कि बोट की स्ट्रीम के साथ चाल जो है उसका अनुपात आपको दे रखा है स्थिर जल में बोट की चाल के साथ अनुपात, ये हो जाएगा 5/4। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप रेशियो कैलकुलेट करें तो ये 4b हो जाएगा और ये प्लस में 4s हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये 5b। तो यहाँ से अगर आप बोट एंड स्टेम का रेशियो अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये बोट एंड स्टेम का रेशियो आपके पास आ जाएगा 1/4। अब यहाँ पर आपको दे रखा है यदि स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट तय करने में 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर बोट की चाल क्या आ जाएगी, यहाँ पर बोट बराबर ये बोट की चाल आपके पास आ जाएगी 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट का समय, यानी कि घंटे में अगर देखें तो ये 1/2 घंटे का समय लगता है। ये 30 किलोमीटर की दूरी है यानी कि ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 40 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पर इसकी चाल आ जाएगी बोट की चाल। तो यहाँ पर बोट की चाल जो है वो आपके पास आ चुकी है 40 किलोमीटर। ये सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ की है हमने, यहाँ पर ये 4b है और यहाँ पर ये 4b इधर जाएगा 1b बचेगा, b बराबर 4s यानी कि ये 4:1 आएगा आपके पास। ये यहाँ पर हटा देते हैं यानी कि ये 4:1 आएगा आंसर। एक मिनट, यहाँ पर ये 4:1 आएगा 4:1। तो यहाँ से बोट की चाल जो है वो आपके पास आ चुकी है 40 किलोमीटर पर आवर यानी कि 10 गुना आधे रखिए इसकी। तो यहाँ पर ये स्टीम की चाल यानी कि धारा की चाल कितनी हो जाएगी, ये भी आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे
यहाँ पर अगर आप इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको कितना ज़्यादा दे रखा है, 30 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। अब ये देखिए 30 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो आपको यहाँ पर बताना था कि उसके विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में, यानी कि 15 बटे यहाँ पर 30 करेंगे तो ये 1/2 घंटे का जो है यहाँ पर समय लग जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर आपको दे रखा है निम्नलिखित पाई चार्ट विभिन्न मदों पर वार्षिक व्यय को दर्शाता है। दिए गए पाई चार्ट में न्यूनतम कोण कितना है ये आपको बताना है। तो न्यूनतम कोण बताना है, तो यहाँ पर ये न्यूनतम कोण जो है 10, यहाँ पर ये 10% बन रहा है, ये 10%, 360% का मतलब 360 डिग्री, तो 10% का मतलब 36 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। यहाँ तक आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।